खास पेशकश एक था मुख्तार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान अस्पताल में कल मौत के बाद आज उसके शव को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में दफनाया जाएगा। मुख्तार के शव को दफनाने के लिए गाजीपुर में कब्र की खुदाई की गई है। कल हार्ट स्ट्रोक की शिकायत पर मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज मुख्तार का पोस्टमार्टम किया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को लेटर लिखा है, जिसमें उमर अंसारी ने एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पोस्टमार्टम में कागजी कार्रवाई में उमर अंसारी ने दस्तखत करने से इंकार कर दिया है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। जज गरिमा सिंह मुख्तार की मौत मामले की जांच करेंगी। गरिमा सिंह एमपी-एमएलए कोर्ट की जज हैं। 1 महीने के अंदर सीजेएम बांदा को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके बेटे उमर अंसारी ने सवाल उठाए हैं। उमर अंसारी का आरोप है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, यह सुनियोजित हत्या है। उमर अंसारी का कहना है कि जांच के लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए, वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था। अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है। देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। नहीं, देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज़ देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो। वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। मुख्तार अंसारी के भाई ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद मुख्तार को सही इलाज नहीं मिला, इसके चलते उनकी मौत हो गई। मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं? आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इधर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बोले हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कई जिलों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश में शांति कायम है, ये बात अमिताभ यश ने कही है। आज जुम्मे की नमाज को और कल जो इंसिडेंट हुआ बांदा जेल में, उन सभी के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफ़ी फोर्स जनपदों में मौजूद है। सभी को हाई अलर्ट के साथ वार्ता के माध्यम से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया था। और इस समय तक लगभग 2 बज रहे हैं। इस समय तक पूरे प्रदेश में शांति कायम है। नमाज कुछ स्थानों पर अभी भी चल रही है और इसलिए अभी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात कही, हाई अलर्ट पे मऊ, गाजीपुर, हर जगह से जो जुमे की भी तस्वीर आई है, सब जगह सकुशल लोग अपने घर भी चले गए नमाज के बाद, कहीं कोई मोबिलाइजेशन भी नहीं हुआ। तो एक लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से मेंटेन है। हाँ, आज कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था
इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। कुछ देर पहले मेरी सहयोगी आस्था कौशिक ने न्यूज 18 पर पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कैसे माफिया मुख्तार की वजह से पूरे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सारी पर कार्रवाई की थी। शैलेंद्र जी, न्यूज 18 पर दर्शक आपको सुन रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा, एक तरीके से अपराध के भी एक युग का अंत हुआ है। कितनी मुश्किलें थीं उस दौरान पुलिसिंग में जब मुख्तार जैसे डॉन्स या मुख्तार जैसे माफियाओं की तूती बोला करती थी, उस पर कार्रवाई करना या मुख्तार अंसारी पर कोई किसी लीगल कार्रवाई के लिए हाथ रखना ही अपने आप में कितना जोखिम भरा था। बात सही है। उस वक्त आज से 20 साल पहले मुख्तार का अपना चरम था। आप उसका क्या हौसला था, कितना बुलंद, इससे अंदाज लगाइए कि मऊ के दंगे में जब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, वो खुली जीप में छत पे बैठ के घूम रहा था। तो आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना उसका तूती बोल रही थी उसकी उस पूरे पूर्वांचल में। और सरकार उसके निर्देश पे काम करती थी, जिसके खुद भुक्तभोगी मैं हूँ। पोटा जैसा कानून लगा हुआ, लाइट मशीन गन की सिंगल रिकवरी अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में है, उसमें उसका संलिप्तता थी। एविडेंस एक्ट के तहत पूरा कवर है, उसका फ़ोन टेप है। फिर भी मुलायम सिंह की सरकार ने पोटा कानून उस पे से हटा दिया, आउट ऑफ वे जाके। ये स्टेट का कानून नहीं था, ये सेंट्रल कानून था। तो ऐसी दशा में जब सरकार पूरी तरह से माफियाओं के जेब में हो, उनके निर्देश पे चल रही हो, तो कोई भी उन पे कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, बात भी करना दूर रहा। तो ऐसी दशा में अगर मैंने कार्रवाई की, हिम्मत की, तो वो खामियाजा भी हमको भोगना पड़ा। और उसका हम ही को नहीं, पूरा पुलिस का मनोबल डाउन हुआ। जो एसटीएफ अपने नाम से काम के लिए जानी जाती थी, उसका इतना नाम था, अपराधियों में खौफ थी। एक मैसेज चला गया कि यार ये एसटीएफ भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सरकार अगर माफियाओं के साथ है तो ये सब भी पुलिस, आम पुलिस की तरह इनको डील किया जा सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी का कि इनके आने के बाद परिस्थितियां बदली। वही मुख्तार अंसारी जो पंजाब जेल में ऐश कर रहा था, 3 साल पहले उसको घसीट के यहाँ लाया गया, व्हील चेयर पे आ गया। जो दूसरे को धमकी देता था, आज अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी पूरी संपत्ति जो उसने भय के साम्राज्य से आर्थिक साम्राज्य बनाया था, वो गैंगस्टर एक्ट में जब्त होने लगे। जो पब्लिक गवाही नहीं देती थी, वो गवाहियाँ आने लगी कोर्ट में। कोर्ट तो गवाही पे चलती है, कानून एविडेंस पे चलती है जी। तो ऐसी दशा में जो दशकों तक पुराने केस थे जिस पे कोई सज़ा नहीं हो रही थी, पिछले 1 साल में 2-2 बार इस पे उम्र कैद की भी सज़ा हो गई। तो निज़ाम बदला, शासन बदला, पब्लिक का भरोसा हुआ, पब्लिक को, गवाहों को प्रोटेक्शन मिला और उसी का नतीजा कि न्यायालय से कन्विक्ट भी होने लगे। तो ये सब चीज़ें बदली। रही बात इसकी मौत की, तो इसने ये पूरा ये जो किया था, कर्म जो कहते हैं ना, कर्म कहीं आपके जाते नहीं, आपके साथ ही रहते हैं, देर सवेर आपके सामने आते हैं। तो इसके सामने भी इसके कर्म आए और जो भय दूसरे पे कायम किया था, वही भय इस पे हावी हो गया और अटैक से इसकी मृत्यु हो गई। जी शैलेंद्र जी, आपने बताया कि जाहिर सी बात है जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है, सरकारें आउट ऑफ द वे जाकर कोई केंद्र का कानून हटा देती हैं, जब इस तरह का उदाहरण या संदेश निकलता है तो पुलिस का मनोबल जाहिर तौर पर डाउन होता है और आम जनता भी यही सोचती है कि भाई एक आम आदमी को तो कहीं न्याय है ही नहीं। आप उस दौर में अधिकारी रहे, एक अधिकारी के लिहाज से सिस्टम के विपरीत जाके खड़े होना, ऐसे माफिया पर कार्रवाई के लिए सोचना और उसके बाद राजनीतिक संरक्षण जैसी बात सामने आना, तो एक पुलिस अधिकारी के लिए, एक ऑफिसर के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है, उसकी सुरक्षा के लिहाज से, उसके करियर के लिहाज से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी तो करियर तो है ही है, उसकी जान की भी सुरक्षा की बात है। इसने एडिशनल एसपी तक पे गोली चलवाई, जेलर की हत्या कराई, तो ये सब उदाहरण सामने थे। तो मेरे लिए तो सर्विस से हटने के बाद और आसान टारगेट था इसका मैं, लेकिन मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद कह लीजिए, आप लोगों का प्यार था कि मेरा ये पूरा केस मीडिया के सामने था और लोगों ने ही, वेल विशर्स जो हमारे थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL किया कि अगर इस तरह से सरकार चली
आउट ऑफ वे जाके माफियाओं को समर्थन करने लगी तो कल को पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से उसमें मुलायम सिंह की सरकार को नोटिस भी जारी हुआ था। तो मुझे अगर मैं जिंदा बचा रहा तो मात्र इस कारण बचा रहा कि न्यायालय लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा था। लोगों ने मुलायम सिंह को यहाँ तक समझाया था कि शैलेंद्र पे एक खरोच भी आ गई तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। विपक्ष उस समय विधानसभा नहीं चलने दे रहा था, मुझे याद है, भाजपा विपक्ष में थी। मेरी सिक्योरिटी इन लोगों ने ले ली थी, लास्ट में इन लोगों को देनी पड़ी एक मामूली सिक्योरिटी, वो भी दिया था, लेकिन दिखाने के लिए था कि भाई चलो अपने हम बात कर सकते हैं, रख सकते हैं, अगर कल को इस पर कुछ हुआ तो हमने तो सिक्योरिटी दी थी। तो हर तरह के चैलेंजेस थे जिनको फेस किया मैंने पिछले 20 साल में, मैंने और मेरे परिवार ने, चाहे वो जान माल का खतरा हो, चाहे वो अपने रोजी रोटी के संकट हो, ये सब फेस किया मैंने। लेकिन आज इस बात का मुझे सुकून है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। जो बुरा कर्म किया है वो उसके सामने आया। मैंने अपने जो कर्म निष्पक्षता से, ईमानदारी से, कर्तव्य अपना निभाया, वो मेरे कर्म है कि आज मैं एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आज भी काम कर रहा हूँ जनता के बीच में और आप सबके बीच में सुरक्षित हूँ। जी, शैलेंद्र जी, 17 साल 20 साल तक आप एक माफिया के सामने डटकर खड़े रहे, लीगल लड़ाई लड़ते रहे, बगैर खुद की सुरक्षा, पारिवारिक भी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में बार बार खुद को धमकियां मिलने की शिकायतें बहुत से ऐसे लोग करते हैं जो ऐसे माफियाओं के विपरीत लीगल लड़ाई लड़ रहे होते हैं। परिवार की सुरक्षा खतरे में होती है, कई बार छिप कर रहना पड़ता है और एक तरीके से देखिए तो परिवार के लिए भी एक संघर्षपूर्ण समय होता है। बहुत बार लोग साथ नहीं रह पाते, अलग अलग छिप करके रहना पड़ता है। तो ऐसे में ये 17 साल 20 साल की जो ये पूरी लड़ाई, ये पूरा संघर्ष रहा, आपके और आपके परिवार पर क्या बीती? और आपको लग रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाइयां हो सकती हैं? बिल्कुल सही बात है, परिवार के लिए बहुत ही संकट की घड़ी थी, खासकर जब मैं 2-2 बार अरेस्ट होके जेल गया और जिन थानों का मैं सर्किल का इंचार्ज होता था उन्हीं लॉकअप में मुझे भर्ती किया, डाला गया, घसीट के मेरे कपड़े फाड़ के उन जेलों में उन अपराधियों के साथ डाला गया मुझे, जिनको मैंने स्वयं अरेस्ट करके जेल भेजा था, खूंखार अपराधी। तो एक मनोबल तोड़ने का तो इन लोगों ने पूरा प्रयास किया और मुझे इस बात की चिंता थी कि आज मैं निकला हूँ, मुझे बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं। अगर एक शैलेंद्र अपना मनोबल गिराता है तो निश्चित है आने वाले समय में एक बड़ा गलत संदेश जाएगा। तो मैंने अपनी चुनौतियों को अपने तक सीमित रखा, किसी को बाहर नहीं जनता में जाने दिया और एक पॉजिटिव सोच के साथ मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में काम करता रहा, चाहे आरटीआई में हो, चाहे आज किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ, या गौ संवर्धन पे काम कर रहा हूँ, या ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा हूँ, या ऑर्गेनिक फूड पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने इन चुनौतियों को अपने तक सीमित रखा, अपने परिवार तक सीमित रखा और एक यूथ में ये संदेश दिया कि तुम लोग अगर निजाम नहीं बदलोगे, तुम लोग, डेमोक्रेसी में अंतिम ताकत तुम्हारे पास है, तुम लोग नहीं बदलोगे। मान लो पुराने लोग तो जो पुराना सोचते हैं वो अपनी जगह है, तुमको तो जॉब चाहिए, तुमको तो सब कुछ बदलना है, इन माफियाओं से पिंड छुड़ाना है। एक समय में सिंगापुर अपराधियों माफियाओं का गढ़ था, रातों रात वहाँ से सब साफ हो गया और आज सिंगापुर प्रोग्रेस करके कहाँ पहुँचा। तो ये यूथ ने समझा और धीरे धीरे यूथ ने, देखिए जो इन लोग माफियाओं का सपोर्ट करते थे आज वो विपक्ष में बैठे हैं और दुर्भाग्य में मैं ये देख रहा हूँ, उनका दुर्भाग्य देख रहा हूँ, देश का नहीं है, कि पुनः उन लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं श्रद्धांजलि देने के नाम पे और तमाम इनके पक्ष में डायरेक्ट इनडायरेक्ट खड़े होके। जी जी बिल्कुल, तो मैं इसी पर आना चाह रही थी शैलेंद्र जी। मुख्तार की मौत के बाद सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि देखिए बुराई का अंजाम बुरा होता है, एक अपराध के युग का अंत हुआ है, तो लोगों को सीखना चाहिए, युवाओं को सीखना चाहिए कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, एक ना एक दिन कानून का शिकंजा आप पर कस जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको जहर देकर मारा गया, उसमें कुछ परिवार के सदस्य भी शामिल है मुख्तार के, उसको मरवाया गया है। देखिए मुख्तार ने ये माहौल बनाने की कोशिश की थी कि हमको यहाँ पर सुरक्षा का खतरा है, जान का खतरा है और मेडिकल फैसिलिटीज़ हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही हैं। उसका कारण ये था, 3 साल पहले की बात याद करिए, पंजाब जेल से जब इसको लाया जा रहा था, ये कितनी मशक्कत किया था कि हमको उत्तर प्रदेश में ना आना पड़े। वहाँ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, इसके सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, केस लड़ रही थी सरकारी खर्चे पे कि मुख्तार को वहीं रहने दिया जाए। कारण ये था कि ये उनको अनड्यू एडवांटेज देता था और इसका आर्थिक साम्राज्य वहाँ चल रहा था। जेल में रहें चाहे बाहर रहें,
कोई फर्क इनको नहीं पड़ता था। यही उत्तर प्रदेश में योगी जी के पहले के सरकारों में आपने मीडिया के माध्यम से आता था कि डीएम जेल में जाके बैडमिंटन खेल रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ, तो कौन सा मैसेज आ रहा था। लेकिन जब निजाम बदला, सख्ती हुई, तो मुख्तार पे ये डर बैठ गया कि मेरा भय का साम्राज्य जो कायम किया था वो ख़त्म हो रहा है, मेरा आर्थिक साम्राज्य ढह रहा है, गैंगस्टर एक्ट के तहत रिकवरी हो रही है। तो वो छटपटा इसलिए रहा था कि मैं यहाँ से उल्टे सीधे ब्लेम लगा के न्यायालय से किसी तरह रिलीफ पा जाऊं और उत्तर प्रदेश से बाहर चला जाऊं और फिर से अपना साम्राज्य कायम करूं। लेकिन दुर्भाग्य उसका देखिए कि जो भय का साम्राज्य वो माहौल बना रहा था, उसी ने उसको लील लिया। उसने डर इतना उसके अंदर बैठ गया था कि मुझे कोई कब मार दे, कब हमें जहर दे दे, कब क्या है, और डर के मारे अटैक से उसकी मृत्यु की। जो जहाँ तक मैं साइकोलॉजी उसकी रीड कर रहा हूँ, उसको जानता हूँ, यही कारण है। कोई कितना बड़ा माफिया हो, उसका दिल बहुत छोटा होता है। मैंने तो उत्तर प्रदेश के सभी माफियाओं को डील किया है और देखा है सामने, पैंट गिली हो जाती थी, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जनता में ऐसा मैसेज देते हैं इन लोग कि कितने बड़े सुप्रीम हैं इन लोग। 10 गाड़ी चलना, 20-50 गाड़ी का वो राइफल का नाल लेके पब्लिक को दिखाना, ये सब इनकी आदत होती है अपने को सेव करने की, अपने डर को छिपाने की। एक और बात, लेकिन जब ये सब आवरण हट जाता है, हमें अचंभित भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है कि इस तरह के माफिया डॉन जो सरेआम बीच चौराहों पर लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर देते थे, अब कृष्णानंद राय जी को देखिए, उनका जिस तरीके से मर्डर हुआ, सरेआम गोलियों से भून दिया गया, शिखा काट कर ले गए। उनकी पत्नी आज काशी विश्वनाथ दर्शन को पहुंची, उनके घर में 20 साल से होली दिवाली कोई त्योहार नहीं मना। तो इतने एविडेंस होने के बावजूद, चौराहों पे इस तरह के मर्डर होने के बावजूद भी ये लोग खुले घूमते रहे। देखिए, मैंने कहा ना कि तत्कालीन जो सरकारें थी उनकी छोटी सोच थी। वो इनका मदद लेके खास संप्रदाय विशेष वर्ग का वोट लेने के चक्कर में इनको सपोर्ट करती थी।